नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई की, ललितपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी की, जानेंगे अमित शाह के साथ मंच पर क्यों दिखे अजय मिश्र टेनी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को क्या दी चुनौती, बात करेंगे समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के नए आरोप की, राजस्थान में हुए पंचायत चुनाव की और बुलेटिन के आखिर में बात फेसबुक की बड़ी घोषणा की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टेनिस कोर्ट के बाद अब राजनीति में दिखाएंगे दम लिएंडर पेस। ममता बनर्जी के सामने टीएमसी में शामिल हुए टेनिस स्टार। गोवा विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रचार कर सकते हैं पेस। गोवा के दौरे पर है ममता। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर टली सुनवाई। अब 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। याचिका में लगाए गए हैं लैंड यूज बदलने के आरोप। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण एनसीएलटी के चेयरमैन नियुक्त। 4 साल तक रहेंगे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। शेयर बाजार में आई गिरावट। 678 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 59,307 पर हुआ बंद। निफ्टी 186 अंक गिरकर 17,672 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इतना समय निकल जाने के बाद भी किसानों की सुनी नहीं जा रही। लेकिन अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे लगने लगा कि जल्द ही किसानों का ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और सरकार किसानों की बात मान लेगी। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के 2 बॉर्डर पर इस वक्त बहुत हलचल है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर से बैरिकेडिंग हटाने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर पर से कटीले तार, नुकीली कीलें और पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। कल टिकरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटाई थी। पिछले 11 महीने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद था। दिल्ली जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 26 जनवरी की हिंसा के बाद इस रूट को बंद कर दिया गया था। यहाँ कील सरिया लगा दी गई थी और कंक्रीट की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस किसानों की सहमति से जेसीबी की मदद से इस रास्ते को साफ कर रही है। सीमेंट की दीवार और बैरिकेडिंग हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों की सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर पर लगे ये बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग हटने से इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुवार से रात को ही दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर लगी कंक्रीट की दीवार और नुकीली कीलों को हटाने में जुट गई है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद बंद हुई सड़कों पर आवाजाही शुरू करना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉर्डर अभी बंद ही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली रोहतक रूट शुरू होने से लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगी। हालांकि सवाल ये है कि इन बदलावों के बाद भी क्या किसान आंदोलन सरकार पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव कायम रख पाएगा। राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट के जरिए उम्मीद जताई है कि किसानों को जल्द न्याय मिलेगा। अन्नदाताओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है और हर संभव प्रयास भी कर रही है। लेकिन देश का किसान बहुत परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आलम यह है कि हताश निराश किसान अपनी जान देने पर मजबूर हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के ललितपुर में, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर सिर्फ मुलाकात को बयां नहीं करती है। ये तस्वीर केवल आम जनता के साथ सहानुभूति नहीं दिखाती। ये तस्वीर महज हमदर्दी को नहीं बताती। ये तस्वीर मजबूत होती उस कांग्रेस को दिखाती है जिसे प्रियंका गांधी फिर से खड़ा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव योगी सरकार की नाकामी को बताकर लगातार हाथ को ताकत देने की कोशिश कर रही हैं और इसी के तहत वो ट्रेन से ललितपुर पहुंची और खाद की दिक्कत के बीच पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बुंदेलखंड ललितपुर पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। कांग्रेस महासचिव की ये मुलाकात कई मायनों में खास है। एक तरफ उन्होंने अन्नदाताओं के जख्मों पर मरहम लगाकर योगी सरकार के दर्द को बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन से सफर तय कर कांग्रेस की खराब हुई छवि को मिटाया। ट्रेन से ललितपुर रवाना होने के लिए गुरुवार रात राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची प्रियंका ने कुलियों से भी मुलाकात की, साथ ही उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस
दौरान उन्होंने उनका हाल जाना। कुलियों ने प्रियंका गांधी को अपनी जीविका से जुड़ी समस्याओं को बताया। साथ ही लॉकडाउन के वक्त स्टेशन बंद होने के चलते उन पर पड़े आर्थिक असर की जानकारी भी उन्होंने प्रियंका को दी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने उन्हें सरकार आने पर हर संभव सुविधा देने का भरोसा भी दिलाया। प्रियंका का ये दौरा योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रियंका की इस राजनीति से कांग्रेस सीधा जमीन से जुड़ रही है, जिससे हाथ की जड़ को ताकत मिलेगी, लेकिन कमल के कमजोर होने के पूरे आसार हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या प्रियंका का सफर कांग्रेस को सत्ता के सफर पर ले जा पाएगा या नहीं। कांग्रेस किसानों के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। लखीमपुर खीरी मामले में भी कांग्रेस ने खुलकर किसानों का समर्थन किया। इसके अलावा किसानों ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार के कानों पर तो मानो जैसे जू तक नहीं रेंग रही। इसका उदाहरण एक तस्वीर है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर है अमित शाह के यूपी दौरे के दौरान संबोधन की। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान शाह ने वहां मौजूद हजारों लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी दिखाई दिए। टेनी के साथ मंच साझा कर अमित शाह विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। यूपी कांग्रेस ने अमित शाह पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अमित शाह और अजय मिश्र टेनी के मंच साझा करते हुए एक फोटो ट्वीट की गई है। इस फोटो पर कैप्शन है, टेनी के साथ अमित शाह, कैसे होगा किसानों के साथ न्याय। लखीमपुर मामले में अजय मिश्र के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्र पर आरोप है कि उनकी गाड़ी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर चढ़ा दी गई थी। लखीमपुर के तिकुनिया में हुई इस घटना में 4 किसानों की जान चली गई, जिसके बाद विरोधी दल अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं अब अमित शाह ने टेनी के साथ मंच साझा कर विरोधी दल को मौका दे दिया है। अजय मिश्र टेनी वही मंत्री हैं जिनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को बता दिया कि उन्हें किसानों से ज्यादा चिंता अजय मिश्र की है। वैसे चिंता तो सरकार को आम लोगों की भी नहीं दिख रही, तभी तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने उठाते हुए मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी भी दी। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है। विपक्षी दलों को उम्मीद है कि यूपी में एक बार फिर से बदलाव होने वाला है, तो बीजेपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, लेकिन पार्टी को डर भी लगा हुआ है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने वाली है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 100 की जगह अगर बीजेपी अपने सभी विधायकों को बदल दे, फिर भी वो जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में मनभेद ही नहीं, मतभेद भी हैं। बीजेपी के 4.5 साल के शासनकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे बताया जा सके। कुछ सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी एकदम खराब है। सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन जनता को महंगाई जरूर दे दी। किसान हो या आमजन, सभी लोग बीजेपी सरकार से परेशान हैं। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा सरकार जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, उसे देखकर तो ये लगता है कि वो जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है। अगर सरकार का पेट्रोल डीजल पर कोई नियंत्रण है ही नहीं, तो फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। बता दें कि देश में लगभग हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कभी 35 पैसे बढ़ते हैं तो कभी 45 पैसे। आज एक बार फिर से पेट्रोल में 43 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 44 पैसों का इजाफा। इस तरह यूपी में पेट्रोल बढ़कर 105 रुपए 70 पैसे हो गया है और डीजल 97 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त है। सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन जनता को महंगाई जरूर दे दी। लेकिन सरकार जनता के बारे में सोचने की बजाय अपनी मनमानी कर रही है, जो सरकार को महंगी पड़ सकती है और सरकार मुश्किल में भी फंस सकती है। वैसे मुश्किलें तो इस वक्त एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बढ़ी हुई हैं, जिसका कारण है नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोप। अब एनसीबी नेता ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिससे समीर वानखेड़े पर शिकंजा कस गया है।
मुंबई क्रूज केस मामले की जांच कर रहे एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद जांच के जाल में फंसते जा रहे हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच मुंबई पुलिस भी समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वत के आरोपों की जांच कर रही है। वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के 4 पुलिस थानों को शिकायत मिली है। दरअसल समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने की शुरुआत नवाब मलिक ने ही की थी और वो लगातार नए दावे करते हुए सबूतों के साथ समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। नवाब का कहना है कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए झूठ बोला है। वो दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है। इसके अलावा नवाब मलिक का कहना है कि समीर के ड्रग पेडलर के साथ भी संबंध है और समीर ने आर्यन को झूठे केस में फंसाया है। अब मलिक का नया बयान सामने आया है जिससे समीर पर लगा शिकंजा कस गया है। दरअसल नवाब ने एक दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र किया था और आज उन्होंने उसके नाम का खुलासा किया है। नवाब के मुताबिक दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है और वो फैशन टीवी का इंडिया हेड है जो कि क्रूज पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराता था। मलिक का कहना है कि जब काशिफ खान क्रूज पर मौजूद था तो उसे क्यों नहीं पकड़ा गया। मलिक का दावा है कि ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पर देश में मादक पदार्थ पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। समीर वानखेड़े के उससे अच्छे संबंध हैं। मलिक के मुताबिक एक अधिकारी ने उनको बताया कि कई बार उन्होंने काशिफ खान पर छापेमारी की कोशिश की लेकिन समीर वानखेड़े ने रोक दिया। नवाब मलिक ने अपने इस खुलासे के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि तोता अब पिंजरे में जाने वाला है। समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक लग रहे इन आरोपों के चलते उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये मुश्किल हल होती है या फिर कोई नया खुलासा होता है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों के चलते समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच जारी है। जांच के बाद ही साफ होगा कि समीर पर लगे आरोप सही हैं या गलत। यानी सभी को अब जांच पूरी होने का इंतजार है। वैसे नतीजों का इंतजार तो राजस्थान में हुए पंचायत चुनाव का भी किया जा रहा था जिसके आज परिणाम आ गए। तो क्या कहते हैं नतीजे, किसे मिली है जीत, किसे मिली हार, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान कांग्रेस की अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दरार खत्म होने का असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। अलवर और धौलपुर के पंचायत चुनावों में कांग्रेस की जीत इसी ओर इशारा कर रही है। इन दोनों जिलों में 492 पंचायत समिति और 72 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों के लिए चुनाव था। दोनों ही जिलों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अलवर की 352 और धौलपुर की 140 सीटें पंचायत समिति की सीटों में से अधिकांश पर कांग्रेस को जीत मिली। पंचायत समिति में एक सीट पर किसी भी उम्मीदवार का नामांकन सही नहीं पाए जाने के कारण चुनाव नहीं हो सका, जबकि बाकी की 491 सीटों के लिए हुए चुनावों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। अलवर की 352 पंचायत समिति की सीटों में से कांग्रेस को 135, बीजेपी को 120 और अन्य के हिस्से में 97 सीटें आईं। धौलपुर की 140 पंचायत समिति की सीटों में कांग्रेस को 73, बीजेपी को 38 सीटें मिली, जबकि अन्य के हिस्से में 29 सीटें आईं। जिला पंचायत के चुनावों में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला पंचायत की अधिकांश सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। पंचायत चुनावों में मिली इस जीत के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि जनता ने प्रदेश सरकार के कामकाज पर अपनी मोहर लगा दी है और बीजेपी के दुष्प्रचार को जवाब मिल रहा है, जो कांग्रेस में गुटबाजी की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर एक और हार के बाद बीजेपी में पार्टी नेतृत्व सवालों के घेरे में आ गया। वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक बार फिर से राज्य बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपने निशाने पर ले लिया। और बुलेटिन के आखिर में अब बात फेसबुक की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। फेसबुक के न सिर्फ अमेरिका में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बल्कि भारत में भी इसके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है। लेकिन अब इसे फेसबुक के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। बदलते वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बदलाव हुआ है। लोग नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फेसबुक ने भी बदलाव की राह पकड़ी है। कंपनी ने रीब्रांडिंग कर अपना नाम बदल दिया है। कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया। जुकरबर्ग ने कहा कि हमने सामाजिक मुद्दों से संघर्ष करके और बंद प्लेटफॉर्म्स के नीचे रहकर बहुत कुछ सीखा है और हमने जो कुछ भी सीखा उसे लागू करने और उसकी मदद से अगले अध्याय को बनाने का समय आ गया है। इस घोषणा के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इससे आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर कोई असर होने वाला है? क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अब मेटा नाम से ही जाना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया है।
फेसबुक इंक के तहत आने वाले फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नाम वही बने रहेंगे जो हैं। जुकरबर्ग का कहना है कि कंपनी का नाम बदले जाने के बाद भी हमारा मिशन वही रहेगा जो है, यानी लोगों को साथ लाना। हमारे ऐप्स और उनके ब्रांड नहीं बदल रहे। दरअसल लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी। अब उसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है। कंपनी का फोकस अब एक मेटावर्स बनाने का है, जिसके जरिए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का आगाज होगा जहां पर ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फेसबुक का नाम परिवर्तन एक नए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मेटावर्स पर अपने भविष्य को दांव पर लगाने के कंपनी के इरादे का अब तक का सबसे निश्चित संकेत है। आपको बता दें कि मेटावर्स एक वर्चुअल कंप्यूटर जनरेटेड स्पेस है जहां लोग बातचीत कर सकते हैं। इसमें कई बढ़ते हुए बिजनेस शामिल हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी हार्डवेयर ब्रांच ऑक्यूलस और होराइजन वर्ल्ड। कई वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर जो अभी भी बीटा टेस्टिंग मोड में हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।